गुड इवनिंग क्लास। आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस और एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले दिन जो एडमिशन का क्लास था उसमें बताया था कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर हमें एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। सबसे पहले चेंज इन PSR, फिर गुडविल, फिर आपका एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एडजस्टमेंट्स ऑफ डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस और रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना उसकी प्रैक्टिस सीख चुके हैं, पहले 2 पॉइंट भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 3 और नंबर 4 पॉइंट को। नंबर 3 और 4 पॉइंट भी हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बिल्कुल सेम उसी की तरह इसमें भी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो आज हम वही टॉपिक यूँ कहें कि दोबारा से रिवाइज करेंगे जैसा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में था। तो आज हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप के अंदर। एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या हैं? वो एक्सपेंडिचर्स जो ह्यूज अमाउंट में किए जाते हैं और जिसका बेनिफिट हम नंबर ऑफ ईयर्स तक उठाते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम नंबर ऑफ ईयर्स में स्प्रेड करते हैं। जैसे आपने कोई नया बिजनेस शुरू करा, आपको इनिशियली एडवर्टाइजमेंट पर काफ़ी रुपया खर्च हो गया, तो आप पहले ही साल इतना खर्चा डाल देंगे तो पहले ही साल में बिजनेस घाटे पर आ जाएगा, लॉसेस हो जाएंगे। जबकि उस ऐड का जो बेनिफिट है, उस खर्चे का जो बेनिफिट है, हम कई साल तक उठा सकते हैं। तो मैक्सिमम हम ऐसे एक्सपेंडिचर्स को 10 ईयर्स में राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आप अर्ली चाहें, जल्दी चाहें तो जल्दी भी राइट ऑफ कर सकते हैं। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के एग्जाम्पल हैं लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। आपने मार्केटिंग के लिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके ऊपर एक्सपेंसेस किए इन द मार्केट। इसे हम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। थर्ड है हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने इसलिए ज़रूरी है कि 1 मार्क के क्वेश्चंस में अगर आ जाता है तो आपको कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखने को पड़े तो आप लिख सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम 11th में डिस्कस कर चुके हैं। इसे हिंदी में आरंभिक खर्चे कहते हैं। ये वो खर्चे हैं जो किसी कंपनी के निर्माण के टाइम, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, हमें बहुत पेपर वर्क करना पड़ता है। अभी कंपनी का निर्माण नहीं हुआ बट उससे पहले बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं जिन्हें हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये नाम आप याद रखेंगे क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब आता है कि ऐसे खर्चों को अगर कोई पेंडिंग है, राइट ऑफ नहीं हुए, बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, तो नए पार्टनर के एडमिट होने के टाइम ऐसे खर्चों को ओल्ड पार्टनर्स ही बियर करेंगे क्योंकि ये उनके टाइम का खर्चा है। उनके टाइम के प्रॉफिट्स भी वही ले जाते हैं तो लॉसेस भी वही बियर करेंगे। ठीक है, ये डेबिट साइड में लिखे होंगे। तो जब इसे हम राइट ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे? कौन बियर करेगा? ओल्ड पार्टनर्स। तो एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट या डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी होगी वही आप यहाँ लिखेंगे। अब ये क्रेडिट हो गया, ये बैलेंस शीट में डेबिट साइड में लिखा था तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? ये पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। ये बात ध्यान रखेंगे, इन ओल्ड रेशो। ठीक है, इसके अलावा इन एक्सपेंसेस के अलावा कभी कभी इफ़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस भी है। जैसे हमारे पास नए पार्टनर के आने से पहले अगर कुछ प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सपोज क्वेश्चन में गिवन है कि बैलेंस शीट में डेबिट साइड यानी एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो इसे भी हमें बांट देना है ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। ठीक है, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको? ओल्ड रेशो के अंदर। ये भी किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड रेशो के अंदर, राइट। ये तो थे हमारे जो डेबिट साइड में हमारी चीज़ें थी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ऐसे ही कभी कभी हमारे पास क्रेडिट साइड में कुछ रिजर्व्स और प्रॉफिट हो सकते हैं, उनकी एडजस्टमेंट कैसे की जानी है? एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसमें हमारे सिलेबस के अंदर मैंने चेंज इन PSR में भी बताया था, हमारे सिलेबस में ये 4 चीज़ें आती हैं बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये जो 2 आइटम्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये प्रॉफिट्स की तरह हैं हमारे। इसके लिए हमें कुछ नहीं, अगर ये दिया है तो इसे हमें पार्टनर्स में बांटना है, जैसे लॉस बांटा है ऐसे इसको भी बांटना है, राइट। अब ये लाइबिलिटी साइड में लिखे होते हैं, क्रेडिट होते हैं, तो इसे बांटने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर कोई बैलेंस है तो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन दोनों के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, इसका मैंने चार्ट बनाया था लास्ट चैप्टर के अंदर। वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है, फिर भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों एंट्रीज की, दोनों आइटम्स की जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे? ये आपकी बैलेंस शीट की कौन सी साइड लिखे होंगे? लाइबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड। तो आप इसकी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, दोनों में से एक में आएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। बीइंग ऑल दिस, यहाँ लिखोगे GR और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। नरेशन जो आपने किया है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखकर, बट ये ज़रूर बताइएगा कि आपने किस में और किस रेशो में बांटा है। ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। यही बातें हमारे 1 मार्क क्वेश्चंस में भी पूछी जाती हैं कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, तो किस में बटेगा और किस रेशो में बटेगा? तो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा। आपको फिल इन दी ब्लैंक्स भरने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 आइटम्स तो आप सिंपली जानते ही हैं कैसे करनी है। अब हम 1 बाय 1 इसको चलेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लास मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में भी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या चीज़ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो है जो एक बिजनेस के द्वारा अपने वर्कर्स के साथ काम के दौरान किसी भी मिस हैपनिंग होने पर उन्हें कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसा दिया जाता है। और अगर अचानक उस समय हम अपने बिजनेस में से प्रॉफिट में से पैसा निकालेंगे तो बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो ऐसे में हम लोग थोड़ा थोड़ा रिजर्व बनाते चले जाते हैं, और एक रिजर्व मेंटेन करने के बाद जब कभी ऐसी दिक्कत आती है बिजनेस में वर्कर्स के साथ, तो उनको कंपनसेट करने के लिए हम इस फंड में, इस गुल्लक में से पैसा दे देते हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर आपके पास रिजर्व बना हुआ है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम आपको चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? व्हेन देयर इज़ नो क्लेम, कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि किसी वर्कर ने क्लेम नहीं मांगा, यानी सारा पैसा बच गया। दूसरा ऑप्शन, व्हेन देयर इज़ अ क्लेम, वर्कर्स में किसी को चोट लगी या कोई प्रॉब्लम आई जिन्होंने क्लेम की डिमांड कर रखी है, यानी यहाँ पर मांगा है, यहाँ पर कोई मांग ही नहीं रहा, कोई क्लेम ही नहीं है। जब कोई नहीं मांग रहा तो जितना ये रिजर्व है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो लिखा है, इसके साथ मैं ओल्ड पार्टनर्स भी लिख सकती हूँ। ये ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड रेशो के अंदर, ये बात याद रखेंगे आप। अब आता है कि सपोज व्हेन देयर इज़ अ क्लेम, वर्कर्स ने क्लेम किया हुआ है, मे बी कुछ होगा कारण जिसकी वजह से वर्कर्स ने क्लेम किया है, तब हमें चेक करना पड़ेगा कि रिजर्व कितना है, कि हमारी गुल्लक में कितने पैसे हैं और क्लेम कितना है, हमें चेक करना पड़ेगा। अब जब हम चेक करेंगे, क्वेश्चन में लिखा होगा सब, इसमें 3 सिचुएशन हो सकती हैं। वो 3 सिचुएशन क्या हो सकती हैं?
पहला एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया, रिजर्व में पड़े थे 10,000 और वर्कर्स ने क्लेम किया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी 10,000 है। दूसरी सिचुएशन, रिजर्व में 10,000 है। तीनों एग्जाम्पल मैंने रिजर्व में 10,000 लिए। पहला एग्जाम्पल लिया जब क्लेम भी 10,000 है, दूसरे एग्जाम्पल में क्लेम 10,000 से कम है, तीसरे में क्लेम 10,000 से ज़्यादा है। ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं क्लेम की। अब जब ये रिजर्व 10,000 है और क्लेम भी 10,000 है, तो इसका मतलब जितना गुल्लक का पैसा है वो हमें वर्कर्स को देना पड़ेगा उनके क्लेम के अगेंस्ट, तो ओल्ड पार्टनर्स को तो कुछ नहीं बटेगा। तो ऐसे में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 किसको देंगे? क्लेम वर्कर्स को देंगे, उन्होंने क्लेम किया है। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, यहाँ पूरा लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्योंकि ये रिजर्व गुल्लक का पैसा हमने किस में डाल दिया, किसको देना है? उन वर्कर्स को जिन्होंने क्लेम किया है, राइट। दूसरा है रिजर्व है 10,000, क्लेम है 6,000, इसका मतलब 4,000 बच गया। अब इस 4,000 को कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में। तो हमारी इस केस में एंट्री होगी रिजर्व का पैसा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 रिजर्व था, पूरा दिखाना पड़ेगा कहाँ कहाँ गया, जिसमें से टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में जाएगा 6,000 क्योंकि वर्कर्स ने क्लेम किया है, और बाकी कितना बचा? 4,000। वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। अगर 2 हैं तो 2 में, 3 है तो 3 में, 1 है तो 1 को, जो भी क्वेश्चन होगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। ये वो सिचुएशन है जब क्लेम का पैसा रिजर्व से कम है। अब आता है अगला केस, जब आपके पास रिजर्व तो है 10,000 का और क्लेम है 12,000 का। अब यहाँ पर तो क्लेम ज़्यादा है और आपकी गुल्लक में 10,000 रुपये ही पड़े हैं, तो आपको 2,000 रुपये और अरेंज करने हैं ताकि आप इस क्लेम को पूरा कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में आप 2,000 कहाँ से लेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कहाँ से लेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। तो आपकी अगली एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 10,000 तो हमारे पास है ही है। अब ये 2,000 हमें अरेंज करने हैं कहाँ से? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज़। अब आपके पास टोटल 12,000 हो गया। अब हमें वर्कर्स को देना भी 12,000 है, तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,000। ये सेम एंट्रीज पिछले चैप्टर में थी, सेम एज इट इज एंट्रीज हमारे इस चैप्टर में भी हैं, ठीक है। तो आपने अगर चेंज इन PSR में अच्छे से किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तीनों केसेस हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के हो गए। अब हमारा ये वाला भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, रिजर्व का पॉइंट भी अभी हमने डिस्कस करा। फोर्थ, लास्ट 4 ही पॉइंट्स हमारे सिलेबस में हैं। फोर्थ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज चेंज इन PSR जैसा ही है। रिवाइज करते हैं एक बार दोबारा से, वहाँ पर भी आपने प्रैक्टिस की है तो आपको याद भी होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सबसे पहले ये क्या चीज़ है? फिर से मैं आज रिवाइज कर रही हूँ बेटा। जब किसी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप का कुछ पैसा फर्म ने बाहर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर्स में, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, किसी भी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता है। आप जानते हैं कि जब हम इन चीज़ों में सिक्योरिटीज़, शेयर्स वगैरह को हम बोलते हैं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, तो आपने सेंसेक्स देखा होगा, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयरों की कीमत बढ़ती और गिरती रहती है। तो बढ़ती है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब गिरती है तो नुकसान होता है। तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए एक पार्टनरशिप फर्म अपने यहाँ गुल्लक एक अलग से बना लेती है। उसका नाम है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में, हमारी सिक्योरिटीज़ में कुछ बदलाव आता है, वो बदलाव कमी का होगा, तब ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो गुल्लक का सारा पैसा बच जाएगा। तो उस फ्लक्चुएशंस के लिए हमने एक रिजर्व बना रखा है। जैसे ये बैलेंस शीट है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। सपोज आपने रिलायंस कंपनी के शेयर्स में 1 लाख रुपए की, अब उसकी आपने जब इन्वेस्ट किया तो 1 लाख रुपए में किया, लेकिन जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस समय हमें चेक करना पड़ेगा कि अब इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में 1 लाख है, ज़्यादा है या कम है। ठीक है, सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा है तो बढ़िया है,
लेकिन कम होने पे प्रॉब्लम होती है, कम होने पर लॉस हो जाता है। उस लॉस को हमें फिर कहाँ से पूरा करना है, इसके लिए जो हमने गुल्लक बना रखी है, उस गुल्लक का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। अब जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया जिसमें इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की और उसके अगेंस्ट मैंने फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है 20,000 का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारे पास कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या सिचुएशंस आ सकती हैं। राइट, ये मैं रिपीट कर रही हूँ, लास्ट क्लास में भी था। हमारे पास 3 सिचुएशंस आ सकती हैं बेटा। पहली, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल है इस ₹1 लाख, यानी सेम ही है। मेरे क्वेश्चन में बुक वैल्यू तो 1 लाख है, यहाँ लिखी हुई है, ये याद रख लो फिगर। 1 लाख इसकी बुक वैल्यू है, रिजर्व 20,000 का है। अब ऑप्शंस हम देखेंगे। अब यहाँ पहला ऑप्शन आया कि मार्केट वैल्यू भी 1 लाख है, इसका मतलब सारा का सारा रिजर्व का अमाउंट बच गया। तो इस रिजर्व को किसको बांटना है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? ओल्ड पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या होगी इस केस के अंदर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब ये रिजर्व कितना है आपका? 20,000 का था, यहाँ देखो गलती हुई है, यहाँ इसको 20,000 लिखना है हमें। तो हमारी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ कौन से पार्टनर्स हैं? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में 20,000 में बांट देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। राइट, अब हम चलते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस है व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू जो है बुक वैल्यू से कम थी। अगर हम थोड़ा क्वेश्चन रिवाइज करें तो हमारी बुक वैल्यू 1 लाख है और रिजर्व है 20,000 का। अब मार्केट वैल्यू देखते हैं कितनी है। एग्जाम्पल है, मार्केट वैल्यू जो है आपकी 80,000, 90,000, 70,000 कुछ भी हो सकती है। मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर। ये आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो 1 लाख से कम है तीनों ही केसेस में। अब मैंने ये 3 केसेस क्यों लिए हैं अभी आपको पता चलेगा। पहला, जब मार्केट वैल्यू आपकी 80,000 है तो आपके पास कितने का नुकसान हो रहा है? आपकी बुक वैल्यू है 1 लाख, नुकसान कितने का हो रहा है? 20,000 का। तो आपकी गुल्लक में भी 20,000 रुपये पड़े हैं, इसका मतलब ये पैसा आप अपनी गुल्लक से पूरा कर सकते हो इस नुकसान को। ठीक है, तो ऐसे में हमारी एंट्री क्या होगी? इस रिजर्व के पैसे को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किया, क्योंकि मार्केट वैल्यू उसकी एसेट की कम हो गई है। अगर हमारे पास रिजर्व नहीं होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। लॉस हो रहा होता तो रिवैल्यूएशन में चला जाता, लेकिन यहाँ हम रिवैल्यूएशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम इस नुकसान को अपनी गुल्लक से पूरा कर रहे हैं। सो वी विल राइट हियर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। तो 20,000 हमने यहाँ से पूरा कर लिया। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेते हैं। अब इस केस में आपके पास 90,000 रुपये मार्केट वैल्यू है, जबकि बुक वैल्यू कितनी है आपकी? 1 लाख। तो कितने से कम हो गया? 10,000 से। अब आपके पास 10,000 से कम होने पर गुल्लक में कितने पैसे पड़े हैं? 20,000। इसका मतलब 10,000 का नुकसान हम कहाँ से पूरा करेंगे? अपने रिजर्व से। फिर भी हमारे रिजर्व में 10,000 रुपये बच जाएंगे। जो 10,000 रुपये बच जाएंगे वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिए जाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का 20,000 रुपये था, उसमें से इन्वेस्टमेंट कम हो गया 10,000 का टू इन्वेस्टमेंट, और जो बाकी का 10,000 था या तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी डाल सकते हैं क्योंकि अपने आप ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों ही ठीक हैं। आप रिवैल्यूएशन में डाल देंगे तो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि आपका रिजर्व का पैसा बच गया। यहाँ आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। तीसरी सिचुएशन, अब तीसरी सिचुएशन है कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो 70,000 हो गई, यानी 1 लाख से घटकर 70,000 तक हो गई। इस केस में आपको 30,000 का नुकसान हुआ, जबकि आपके पास रिजर्व में केवल पड़े कितने हुए हैं? 20,000। यानी इस 30 में से 20,000 आप अपनी गुल्लक से ले लेंगे और जो बाकी का 10,000 नुकसान है वो कहाँ से पूरा करेंगे? एक ही अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपकी अगली एंट्री होगी
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उठाया 20,000, 10,000 लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, डिक्रीज इन एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दी 30,000 से, ठीक है, ये आपने कम कर दी। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 रिजर्व से आया, 10,000 की कमी और आ रही है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करा, टू इन्वेस्टमेंट 30,000, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड केस जब मार्केट वैल्यू उससे कम होती है। थर्ड केस है व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो सारा रिजर्व बच गया और दूसरा बेनिफिट मार्केट वैल्यू बढ़ने का भी मिला। अब इस क्वेश्चन में मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि सपोज कीजिए आपकी मार्केट वैल्यू है 1,30,000 की, 1,30,000, ठीक है। अब कैसे करेंगे? दो चीजें, इस रिजर्व का सारा पैसा बच गया और 1,00,000 से बढ़कर 1,30,000 यानी 30,000 का प्रॉफिट हो गया, दो चीजों का फायदा हुआ। तो इसकी एंट्री करेंगे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 का जो बच गया है ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे 20,000 इन ओल्ड रेशो, पार्टनर्स के नाम जो जो रेशो है ओल्ड रेशो में बांट देंगे। दूसरा, हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जब हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है एंट्री में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 से, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वगैरह ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। क्लियर? इन सब चीजों का सेम रिवीजन ही है पिछले चैप्टर से और इससे रिलेटेड जो इलिस्ट्रेशंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू बेटा।